स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर आम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जहां वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, तो वहीं एम्स आईसीएमआर की नई गाइडलाइन अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए जारी हुई है, जिसे कोविड प्रोटोकॉल से हटाया गया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्लाज्मा डोनेट करने वालों को खूब तलाशा जा रहा है, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसे साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी की गई उससे अस्पताल के डिस्चार्ज के आंकड़ों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी एक जटिल प्रक्रिया होने के बाद भी इससे जान बचाने की गारंटी नहीं मिलती है। साथ ही कई बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं ने भी इसे अप्रूव नहीं किया है, जिसके बाद अब प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर किस इलाज पर भरोसा किया जाए, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को अब तक एक भरोसेमंद इलाज के रूप में लोगों के बीच में माना जा रहा था। इस पर हम बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। इसके साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर आज हम खास तौर पर बात करेंगे। जो तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बनी हुई हो, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग को लेकर हो या फिर वैक्सीन लगवाने के समय को लेकर, क्या वैक्सीन सुरक्षित है या असुरक्षित है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। वैक्सीन लगवाने के जो भी प्रोटोकॉल हैं या इसे लगवाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां आती हैं। इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं, जैसे क्या वैक्सीन लेने से शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा, क्या कोरोना रोकने में वैक्सीन अभी भी नाकाफी है, 2 डोज में ज्यादा अंतर हो तो क्या फायदा कम होता है, इसके साथ ही क्या कोविशील्ड वैक्सीन कम सुरक्षित है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में भी हैं, आम जनता के मन में भी हैं और जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनके मन में भी हैं। 2 डोज में ज़्यादा अंतर से क्या फ़ायदा कम होगा, इसके अलावा क्या कोविशील्ड वैक्सीन कम सुरक्षित है, साथ ही कोरोना के प्रति कोवैक्सीन क्या ज़्यादा कारगर है, प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं, साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद और कौन सी सावधानियां अपनाई जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ कुछ ही समय में, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस बीच में लगातार आपको बताते चलें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देशों में, भारतवर्ष में तो यहाँ पर कम ही आंकड़े आए हैं, लेकिन कई देशों में यूरोप से नए तरह के आंकड़े आए हैं, जिसमें माना गया है कि काफ़ी संख्या में लोगों में ब्लड क्लॉटिंग पाई गई है, रक्त के थक्के पाए गए हैं, जिसको चलकर लोगों की मौतें भी हुई हैं। और कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवालों के बारे में हम बात करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करेंगे। सभी हेल्थ केयर सेंटर्स पे एंटीजन टेस्ट को मंजूरी मिले, इस पर भी बात होगी। कोविड मरीजों के इलाज को 3 भागों में बांटा गया है, हम आपको जानकारी दे दें। हल्के लक्षण, मध्यम लक्षण और गंभीर लक्षण। इन सब बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल के, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है मांडवी, उनसे जान लेते हैं कि क्या जानना चाहती हैं। जी मांडवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मांडवी जी, मांडवी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैडम, आप क्या जी, आप क्या जानना चाहती हैं, बताएं। मैडम, हमको ये पूछना था, जैसे पहला वैक्सीन मुझे लगा है जी, तो उसके विषय में ये सब लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन तक बाहर नहीं निकलना है जी। जैसे 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह निकल जाइएगा जी, तो कोरोना मतलब आपको हो सकता है। जी, इस बारे में मैं आपकी भ्रांति यहाँ पर दूर करना चाहूँगी। 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आपको आराम करने को, रेस्ट करने की सलाह दी गई है, ताकि हेल्थ में यदि कोई बदलाव आते हैं तो आपका शरीर उसे आसानी से झेल सके। इसके अलावा यदि बहुत ज़रूरी है तो आप बाहर निकल सकती हैं, लेकिन डबल मास्क का प्रयोग करना यहाँ पर अनिवार्य है। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल भी जुड़ेंगे, हम उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। लेकिन फिलहाल ये सावधानियाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक आपको ये तमाम
सावधानियां बरतनी होंगी। यदि आप बाहर निकलती हैं तो डबल मास्क का, सैनिटाइजर का प्रॉपर प्रयोग करें और घर पे रहकर आराम करती हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। अगले कॉलर हमारे साथ तारिक जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। जी तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ हरिद्वार के लक्सर से बात कर रहा हूँ जी। मैम, मैंने ना एक्चुअली कोविड वैक्सीन ना रजिस्ट्रेशन कराया था, कम से कम 20 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराए हुए मुझे जी। तो मैम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक ना कोई कॉल ना मैसेज कुछ नहीं आया हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल तारिक जी, आपकी समस्या बहुत आम है। ये समस्या ना केवल उत्तराखंड बल्कि हर राज्य में आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर लोगों को 10 से 12 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता तमाम राज्यों में उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, मात्रा कम है। ऐसे में वैक्सीन आने में कुछ समय लग रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़े, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आप अपना स्लॉट चेक करते रहें। पूरी उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। कॉल करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम लगातार बातचीत कर रहे थे कोरोना वैक्सीन को लेकर, साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको लेकर आज हम जवाब लेंगे। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरती लालचंदानी जी, पूर्व अध्यक्ष IIMA हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर RB कमल, प्रिंसिपल GSVM हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ डॉक्टर किरण पांडे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व IIMA अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले डॉक्टर आरती लालचंदानी आपके पास आऊंगी मैं, और जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके पास आऊंगी और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर यहाँ पर मेरा सवाल है। अभी तक प्लाज्मा थेरेपी को एक कारगर इलाज कोरोना में माना जा रहा था और उसको लेकर बढ़ चढ़कर लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा था। कई राज्य सरकारें भी इसके लिए आगे आ रहे थे, संगठन भी आगे आ रहे थे, लेकिन अब इसे कोविड-19 के इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या वजह है? और साथ ही साथ अभी तक जो इलाज किया जा रहा था, क्या वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं हुआ लोगों पर? ऐसी बात बिल्कुल ये सही है कि ये कारगर साबित नहीं हुआ, कोई प्रूफ भी नहीं हुए, और जितने ट्रायल्स हुए थे उसमें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था कि प्लाज्मा से ही रिकवरी हुई। और भी फैक्टर्स थे, क्योंकि एक्सक्लूसिव प्लाज्मा से कोई ट्रायल नहीं था, न कर सकते थे। तो कई चीजें इकट्ठे करके तब इसका रिजल्ट दिया गया और देखा गया इनमें जहाँ पे प्लाज्मा दिया गया कि जो सपोर्टिव थेरेपी दी जा रही थी वो ज्यादा इफेक्टिव थी। जिनको अच्छी सपोर्टिव थेरेपी मिली, जैसे उनका फीवर, उनके इन्फेक्शन, उनके बैक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, ऑक्सीजन लगना, या लंग्स की देखभाल है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यून सप्रेसेंट, स्टेरॉइड, ये सब चीजें टाइमली दी गई, ये ज्यादा इफेक्टिव थी और इनका रिजल्ट प्रूफ भी था। और ये इनका एक कॉन्क्रीट सब्सटेंशिएशन था, प्लाज्मा का नहीं था। दूसरी बात है, प्लाज्मा के में एंटीबॉडी लेवल्स पे कितना एंटीबॉडी लेवल मिल रहा था, वो वेरिएशन बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए इसको एक स्टैंडर्डाइज रिजल्ट नहीं दिया जा सका। लेकिन आज हम लोगों को तो, क्योंकि अब सीन बहुत चेंज हो गया है, एक तो वैक्सीनेशन से बहुत इंसिडेंट्स कम होने वाला है, और दूसरा ये जो नई दवा आ रही है 2DG, जिसका ट्रायल अपने GSV मेडिकल कॉलेज में हुआ, मैं प्रिंसिपल थी, जिसको हमने 24 घंटे के अंदर एथिकल क्लियरेंस क्लियर कराया। हमको सेंटर से ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिला था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट मिला, जिसको हमने इमीडिएट मिलने के 24 घंटे में ही देना शुरू कर दिया। हमारे पास काफी पर्याप्त केसेस थे, और ये जब तक हमें जून में मिला, हमारे यहाँ डेथ से तो बहुत कम हुई थी, 8 डेथ ही हुई थी, लेकिन इंसिडेंस बहुत पीक पे था तब, तो मार्च से लेकर जून पे पीक पे आया। तब हमने ये ट्रायल किया और हमें बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट मिले। तो अभी हमें ये चीजें पीछे छोड़नी होंगी जिनका इफेक्ट कोई भी नहीं है, जैसे फैविपिरावीर है, या पहले ओसेल्टामिविर, टैमीफ्लू, फेविफ्लू, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, इन सबको हमको पीछे छोड़ना है। और जिनका एविडेंस है, जो कारगर है, नंबर 1 सपोर्टिव थेरेपी, टेम्परेचर कम करिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दीजिए। नंबर 2 सपोर्टिव थेरेपी के अलावा स्टेरॉइड दीजिए, 5वें 6ठे दिन से शुरू करिए,
जितना दिन जरूरत है दे के बंद कर दें, 10 दिन में के अंदर 10th डे बंद कर दें, और टेपर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 तो ये हो गया 2 स्टेरॉइड। नंबर 3, इसमें बॉडी में क्लॉट्स बनने की वजह से अल्टीमेट डेथ होता है, हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, और बॉडी में क्लॉटिंग की बहुत डिफ्यूज क्लॉटिंग की वजह से फेफड़े भी काम करना बंद करते हैं। तो तीसरी चीज जो प्रूव्ड है वो है एनॉक्सापेरिन या थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, मतलब क्लॉट गलाने वाली ड्रग। उसमें NOAC, नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट, और ये LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो मैं रिपीट करती हूँ, 4 चीजें हमारे कारगर हैं जो प्रूव्ड हैं, बाकी हमें छोड़ देनी चाहिए और हमें 2DG का इंतजार करके आते ही मार्केट में अवेलेबिलिटी होते और स्पेशल प्रयास करें कि अवेलेबल हो जल्दी से जल्दी। जो लगभग 1 जून तक होगा वो 100% कारगर रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रायल किया, हम जानते हैं उसके बारे में कि वो इफेक्टिव रहेगी, साइड इफेक्ट नहीं। तो 4 चीजें मैं रिपीट करूं। पहला, आप सपोर्टिव थेरेपी, बुखार कम करें, एंटीबायोटिक दें, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन दें, पर चिंता मत करें 83 तक ऑक्सीजन आ जाए तो भी कोई मरीज आपका मरेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, ब्रेन डैमेज नहीं होगा। 83% तक भी आ जाए, चिंता मत करिए। जो घर में इलाज कर रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ, घर पे आप हैं 88% तक आए तब ऑक्सीजन लगाइए, 94 लाने की या 100 लाने की जरूरत नहीं होती। तो ताकि साइड इफेक्ट ऑक्सीजन का भी होता है नहीं हो। नंबर टू आप उसको स्टेरॉइड दें एट अप्रोप्रिएट टाइम पर, स्टेरॉइड शुरू करें 5th डे, और नंबर 3 5th डे शुरू करें, जल्दी से जल्दी बंद करें। नंबर 3 थ्रोम्बोलिटिक, ये क्लॉट न बनने पाए, इसलिए जो लोग ऑलरेडी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल ये सब ले रहे एंटीक्लॉटिक, वो ज्यादा सेफ रहेंगे। नहीं तो LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। एनॉक्सापेरिन दे सकते हैं, एक सिंगल इंजेक्शन दे सकते हैं 0.6 ml, और या NOAC, नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट, डेबिगेट्रैन, रिवरॉक्सीबैन वगैरह। तो ये चीजें श्योर। चौथी चीज जो आएगी, जो नई दवा आएगी, वैक्सीनेशन को तो मैं टॉप पे रखूंगी, जैसे मौका मिले वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल डॉक्टर आरती, हम आपके पास आएंगे और वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे कॉलर हैं जिनकी समस्याएं हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले कमलेश जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी समस्या बताएं आप। हाँ जी, मुझे कोरोना का हल्का सा असर हुआ था जी, तो मैं होम आइसोलेशन में ठीक हो गया जी। अब ये बताइए मुझे वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? क्या आपने वैक्सीन का एक भी डोज लगवाया है या नहीं? नहीं लगवाया, अभी नहीं लगवाया है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर किरण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे एक दर्शक हैं जिन्हें कोरोना हुआ था, कोरोना के लक्षण थे, होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन इन्हें कब लगवाना है। देखिए, ऐसा है कि जब इनको कोरोना हो चुका है, जैसा कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इनको पूरा क्लियर है कि ये हो चुका है, तो कोरोना इन्फेक्शन इटसेल्फ होने से एंटीबॉडीज बन जाती है ना, खुद की। और इनफेक्ट वो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज बनती हैं। लकीली इनको माइल्ड हुआ और ये होम आइसोलेशन में रहे, बहुत अच्छी बात है कि ठीक हो गए हैं। लेकिन एंटीबॉडीज कुछ हद तक इनके शरीर में ऑलरेडी बन गई, तो अब इनको सेकेंड वैक्सीनेशन अभी इन्होंने कराया नहीं है, तो ये इजीली, क्योंकि नॉर्मली तो कहते हैं कि जो वैक्सीन से भी एंटीबॉडीज बन रही हैं उनके लिए भी, जो अभी तक रिसर्चर्स में पता है कि वो 6 मंथ्स तक रहती है। हम लोग लेकिन 8 वीक्स मिनिमम से लेके 12 वीक्स का मार्जिन मैक्सिमम रख के इनको वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। 8 वीक्स ऑनवर्ड जब भी इनको रजिस्ट्रेशन कराएं और जैसे ही इनको डंक का नंबर आए तो ये वैक्सीनेशन करा ले, वही उचित रहेगा। क्योंकि आगे बहुत से म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके की और जी जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। RD अग्रवाल जी मथुरा से हमारे साथ कॉलर है। जी RD अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। RD अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर विजय जी लखनऊ से हमारे साथ लाइन पे हैं। जी विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से
मैम ये थोड़ी सी ऐसा है, बहुत पेशेंट है वो जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है, जी तो बहुत ज्यादा दुविधा में है क्योंकि भर्ती हो। जी विजय जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि नेटवर्क में आके बात करें ताकि आपके सवाल को हम बेहतर तरीके से सुन पाएं। जी अब अपना सवाल करें आप। नेटवर्क है। जी हेलो जी, अपना सवाल रखें अब आप। कुल मिलाकर आईसीएमआर की गाइडलाइन में रेमडेसिविर दवा अभी जैसा आप जानती हैं पहले कहा गया जाए और उसे कहा जा रहा है कि ये फल नहीं है, तो गाइडलाइन हम लोगों ने एक्सपर्ट ने की और सभी अस्पतालों में दी भी जा रही है, लेकिन फैटिक दवा और रेमडेसिविर क्या ये दवा, कुछ लोग कहते हैं बहुत कारगर है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, और जब अस्पताल में पेशेंट पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आईसीएमआर की गाइडलाइन में रेमडेसिविर है ही नहीं, तो हम लगा कैसे दें? तो एक्चुअली हकीकत है क्या रेमडेसिविर और फेरिडोनाल की? मैम जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। आपके सवाल पर हम जरूर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और राम दिल्ली से अगला कॉलर हमारे साथ हैं। जी राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आरबी कमल जी के पास में आऊंगी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर सर, एक तरह से जो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में बनी हुई हैं, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीन के 2 डोज में यदि अंतर ज़्यादा हो गया तो उसका असर लोगों पर कम रहेगा, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या इस बात में ज़रा भी सच्चाई है? दूसरी बात, इस समय कोविशील्ड को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां आ रही हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, और भारत में ये दर्ज किया गया है, नोट किया गया है कि 19 से 20 लोगों की मौत भी हो गई है, तो क्या ये वैक्सीन लोगों के लिए असुरक्षित है? मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, तो वैक्सीन के बारे में तो भारत सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश में ये वैक्सीनेशन चल रहा है। और हमारे यहाँ पर करीब 2 टाइप की तो वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन का ट्रायल होने के बाद सब पे लगाई जा रही है। पहले सीनियर सिटीजन पर, इसके बाद 55 एज के लेके। तो अभी तो हमारे यहाँ जैसा जो हम लोगों ने देखा है अपने प्रदेश में हो या अपने कॉलेज में, जीएसवी में, तो इस टाइप की अभी कोई निगेटिविटी तो नहीं आई है। और जहाँ तक रहेगी कि पॉजिटिविटी क्या है, तो वैक्सीन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए, चूँकि पहली बार इस बीमारी को लेकर इतना बड़ा मिशन चलाया भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और हर जगह चला है, तो ये कह पाना अभी संभव नहीं कि इसके वजह से निगेटिविटी आई, साइड इफेक्ट हुए हैं। ये तो अभी चल रहा है। और सीवियरिटी पेशेंट को देख के जो बीमारी है ये, उसमें जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ये दिख रहा है कि बहुत सीवियर है, सैचुरेशन बहुत कम आ रहा है, कोमॉर्बिडिटी है। अब ऐसी कंडीशन में उनको ये कह पाना भी, मतलब कि किस वजह से, बहुत से पेशेंट आए थे जो वैक्सीन लगवाए थे और उसमें से कुछ एक्सपायर हुए, बहुत से लोग ठीक भी हुए, बहुत से लोग वैक्सीन के बाद उनको इसका इफेक्ट नहीं हुआ है, किसी को वैक्सीन लगाने के बाद उनको फीवर आया, बॉडी पेन, हेडेक हुआ, बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंट्रोवर्सी है कहना, मतलब ये हम तो नहीं समझते कि कहना उचित होगा कि इसके वजह से लोग मॉर्टेलिटी बढ़ी है या इसकी उपलब्ध जो मरीजों में दी गई है उसका इफेक्ट कम आया है। तो ऐसा कहना अभी संभव नहीं है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है, अब तो इसका ट्रायल बढ़ा भी दिया गया कि गैप, पहले जो था कि 28 दिन के बाद लगना सेकेंड डोज, अब उसको कर दिया गया है कि करीब 3 महीने का गैप होना चाहिए, 2 से 3 महीने का। तो अलग अलग भ्रांतियां हैं। दूसरा हमारा जो ट्रायल, जिससे मैम ने बताया अभी कि हमारे इसी जीएसवीएम कॉलेज में जो का ट्रायल हुआ था, वो भी वैक्सीन आ रही है, उसका अपना रोल है। तो जैसे वो चलेगी तो उसका भी रिजल्ट सामने आएंगे। तो अभी जहाँ तक है कि वैक्सीन तो लगवाना चाहिए और लगवाना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। राम जी दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल रखें। हाँ, मेरा सवाल ये है,
की वो पॉजिटिव आई, फिर 10 को रिपोर्ट करवाई पॉजिटिव आई, कल 18 को करवाई पॉजिटिव आई। मुझे कोई लक्षण नहीं है, सब तरह से ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ मैं। जी, आपने कितने बार रिपोर्ट कराई है? 3 बार करवाई है, तीनों बार पॉजिटिव तीनों बार पॉजिटिव आई है जी। ये रिपोर्ट कराए हुए कितने दिन हुए आपको? कितने दिनों के बीच में आपने ये तीनों रिपोर्ट कराई हैं? 5 तारीख को करवाई, फिर 10 को करवाई और फिर कल 18 को करवाई। कल 18 को करवाई, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आरती, आपके पास आऊंगी। हमारे दर्शक हैं दिल्ली से राम, और इनका सवाल ये है कि 3 बार इन्होंने रिपोर्ट कराई है, तीनों बार पॉजिटिव आई है। आप क्या करना चाहिए इन्हें? और देखिए, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। कई बार आप बार बार कराते हैं और ये आप बिल्कुल ठीक हो गए 5वें दिन, फिर भी आपका 9 दिन पे, 14 दिन पे, फिर 1 महीने पे पॉजिटिव ही आता है। आप बिल्कुल इसके परेशान ना हो। 10 दिन के बाद आप कराने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप पूरी तरह से ठीक फील कर रहे हैं। ठीक फील करने मतलब आपको बुखार नहीं है और आपको खांसी नहीं है, आपकी सांस नहीं फूलती, आपको अनड्यू कमजोरी जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है, और माइल्जिया मतलब बदन में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द बदन में होना, अगर ये नहीं है लक्षण, 10वें दिन के बाद आपको कराने की जरूरत नहीं है टेस्ट। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आप कोई बात नहीं, और 10 से 14 दिन के अंदर आप अपना आइसोलेशन, अगर पूरी तरह सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं, तो आप 10 दिन के बाद, 10 से 14 दिन के बाद आप बाहर आइए, आइसोलेशन खत्म है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये वाले अभी जो कोरोना के वेव में बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं, यंग लोगों के भी हो रहे हैं, तो आप लोग, और आप मास्क लगाएं, चाहे आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, ऐसे लोगों की भी डेथ हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि कोई बहुत रेयर केस में दोनों डोज वैक्सीन के बाद भी डेथ हुई है, बहुत बहुत रेयर है जी। लेकिन क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगाए प्रोटेक्टेड हैं, उनमें बीमारी होगी भी तो हल्की होगी। वैक्सीनेशन जरूर लगवाए, उसमें कोई डाउट नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करता है जी, जी। लेकिन आप ये देखा गया है कि जो लोग पूरी तरह अपने को ठीक समझे थे, या जो लोग कांटेक्ट में नहीं भी आए किसी के, विरुलेंट डिजीज हो गई, और मुश्किल से 5-7 दिन के अंदर यंग लोग भी डेथ हो गई। जी, जी। तो आपको इसमें एक चीज ये करना है, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब ठीक है, फिर भी आइसोलेशन में जाए हर जना। आप बाहर मत निकलिए, बिल्कुल अंदर घर के रहिए, कंपनी बिल्कुल अवॉइड करिए। सारा काम आजकल मॉडर्न जमाना है, आप वीडियो से करिए, वीडियो मीटिंग, जूम मीटिंग, वीडियो का। हम मरीज बहुत देख रहे हैं, हमने 200 मरीज करीब घर में ठीक किए हैं कोरोना के, लेकिन वीडियो कंसल्टेशन से, और हम टोटली अवॉइड कर रहे हैं, हम किसी से नहीं मिल रहे हैं, कोई आ भी क्या उससे सिर्फ वीडियो से, वीडियो मीटिंग बस। आप सब ये करें तभी ये चेन टूटेगा, और इतने विरुलेंट, इतने गंभीर ये कोरोना जिसमें मौतें हो रही हैं, ये वाले वेव से बचेंगे। जी, बिल्कुल। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है, आइसोलेशन। इसीलिए आप परवाह न करें, आपका ये सवाल है बार बार पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ना टेस्ट कराइए, ना उसकी चिंता करिए, सिम्टम ना हो आपको, और जहां तक हो मैं सबसे कहूंगी घर पे इलाज करिए। मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, मैंने घर में 200 से ज्यादा मरीज ठीक किए हैं, जबकि मैं नारायणा हॉस्पिटल में डीन हूँ, वहां 400 मरीज भर्ती रखे थे, ताकि जिसका कोई नहीं उसका नारायण है, उसका नारायणा है, ऐसे हमने सोचा। जिसका कोई नहीं, जो कोई नहीं ले रहा था, इवन हमने कोरोना नेगेटिव पेशेंट आरटीपीसीआर जिसमें सारे लक्षण थे, जो इनिशियली हम लोग को अलाउड नहीं था हमारा कोविड हॉस्पिटल में, फिर भी मैंने देखा सारे लक्षण है, किसी वजह से कोरोना नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनको भी कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट, कोविड हॉस्पिटल में अपने नारायणा में एडमिट किया, इलाज किया, ठीक करके भेजा। तो हमने सब तरह के मरीज लिए, घर पे भी मैनेज किया जहां तक हो सका, क्योंकि भारी लोड था, और उनको ठीक किया। आप बिल्कुल परवाह न करें। और हमने कई बार, हमें बेड्स की दिक्कत थी, और हम लोग 9th 10th डे डिस्चार्ज किया बिना कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव किए, और पहले ही से नेगेटिव था तो हम बार बार टेस्ट नहीं कराते। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को भी बता दें कि लगातार
कोरोना महामारी को लेकर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां फैली हैं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि वैक्सीन को लेकर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया को और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार हम कोरोना को लेकर तमाम नई जानकारियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल जो लोगों के मन में है उसको लेकर एक्सपर्ट से हम जवाब ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। कैलाश जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। अगले कॉलर सुरेंद्र जी कानपुर से हमारे साथ हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल जुड़े हुए, प्रोफेसर डॉक्टर आर.बी. कमल, प्रिंसिपल GSVM हमारे साथ हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर आरती लाल चंदानी, पूर्व अध्यक्ष IMA भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर किरण पांडे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, साथ ही पूर्व IMA अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर किरण, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर आपने तमाम जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दी है, लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लेकर लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। कई लोगों के ये सवाल आते हैं कि यदि बच्चा 4-5 महीने का है, मदर लैक्टेटिंग है, तो क्या वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकती है या नहीं? ऐसा है एक जो अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो अभी भारतवर्ष में जो गाइडलाइन दी सरकार ने अभी तक जो जारी की है उसमें उन्होंने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को
वैक्सीन देने के लिए नहीं अभी यस किया है। लेकिन हम लोगों ने जो हमारी एक संस्था है जिसे फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये वर्ल्ड की में ये सबसे काफ़ी बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट संस्था है। और यहाँ की हम लोगों का जो टॉप ऑफिशियल्स ने सारा जो एनालाइज करके इस डेटा को अपनी एडवाइजरी जो सरकार को भेजी है उसमें रिकमेंड किया है कि प्रेग्नेंट लेडीज को और लैक्टेटिंग लेडीज को वैक्सीन एडवाइज करी जानी चाहिए। विदेशों में जो mRNA वैक्सीन हैं, फाइजर की और मॉडर्ना की जो लग रही है जिसमें कोई लाइव वायरस नहीं है, वो वहाँ वो लोग लगा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसे डाटा नहीं है कि उनसे किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। और इनफैक्ट ये भी मतलब रिसर्चर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट, कि जो लैक्टेशन में माँ के दूध के साथ जो एंटीबॉडीज बच्चे में न्यूबॉर्न में पहुंचती हैं, क्योंकि अभी उनके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो उनको उससे फायदा ही होगा। लेकिन चूंकि आपको मैंने जैसे अभी पहले कहा कि हमारी भारतवर्ष में अभी सरकार ने इसको, हालांकि जो वैक्सीनेशन के लिए जो संस्था है एक NTAG करके, उसने इसको हमारी संस्था की जो रिकमेंडेशन गई थी उसको एक्सेप्ट करा है एडवाइजरी काउंसिल ने, और वो इस पे गजट मतलब ओनली थिंग इज कि जब तक फाइनल गजट और ऑर्डर इस पे नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसको थोड़ा विधेयक कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली जो हम लोग का ये है कि जो जैसे कोवैक्सीन है, ये अटेन्यूएटेड वायरस है, मतलब लाइव वायरस नहीं है, इसको हमें सेफली रिकमेंड करते हैं हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज, मतलब किया जा सकता है प्रेग्नेंट लेडीज को और लैक्टेटिंग को, इससे फायदा होना चाहिए। क्योंकि जो इस सेकेंड वेव में हम लोगों ने महसूस करा है, हमने फर्स्ट हमारा हॉस्पिटल GSVM मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल शुरू से बना हुआ है, हमने फर्स्ट में वेव में भी लगभग 500 से के आसपास पेशेंट्स पॉजिटिव पेशेंट्स को डील किया था। लेकिन सेकेंड वेव में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास महिलाएं आ रही हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो रहा है, RT-PCR जैसे अभी बाकी लोग भी कह रहे थे, ना पॉजिटिव होने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रहा है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही हैं। बच्चे यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन डेथ, पेट के अंदर ही मर जा रहे हैं या जल्दी डिलीवरी हो रही है, तो दे आर फेसिंग कॉम्प्लिकेशंस। इस सबको देखते हुए अगर सरकार सारी चीजों को देखे, एक इमरजेंसी ट्रायल का भी वो दे सकती है, उसके लिए अपनी एडवाइस और उसके साथ में एक प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा चंक है जो इस वैक्सीन के फायदे से वंचित हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। आगे बढ़ेंगे और सुरेश जी उत्तराखंड से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी कानपुर जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम हमने भी 11 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई है जी, और जिसमें हमको प्रॉब्लम हो गई थी, रात में काफी मतलब दिमाग गर्म हो गया और थोड़ा नाक से थोड़ा ब्लड आने लगा जी। तो दूसरी वैक्सीन हमको लगनी है 23 मई को, तो हम जानना चाहते हैं इसमें बड़ी घबराहट में लगवाएं कि ना लगवाएं। जी बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर RB कमल भी जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल GSVM। सर आपके पास आऊँगी यहाँ पर। हमारे दर्शक सुरेश जी कानपुर से ही हैं। इनका कहना है कि फेब में इन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई थी और हाई फीवर के साथ नाक से इनको कुछ ब्लड की भी शिकायत हुई है। अब ऐसे में दूसरी डोज लगवाने में इन्हें घबराहट महसूस हो रही है, क्या करना चाहिए। देखिए, सेकेंड डोज के लिए आप डरे ना, वो अगर फर्स्ट डोज में ऐसा कुछ आया तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चला होगा, बताते हैं हमारे डॉक्टर रहते हैं। और जिस सेंटर पर लगवाया था इसीलिए वहाँ पर आधा घंटे का वेट करवाते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन आपको वेट करना है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो रही तो वहाँ जो डॉक्टर रहते हैं वो उसका ट्रीटमेंट देते हैं और गाइड करते हैं, एडवाइज करेंगे आपको क्या लेना है। दोनों डोज लगने के बाद ही आपका कंप्लीट वैक्सीनेशन माना जाएगा और जो वैक्सीन लगी थी वही सेकेंड डोज में भी लगेगी। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किसी चीज़ का दिक्कत हो सकती है, बट उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है और डॉक्टर के संपर्क में रहें
वो गाइड करेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी देंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर आरती, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी। तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं। इस बीच में इन दिनों कानपुर से और लखनऊ से ही साथ साथ में जो खबरें आ रही हैं, कानपुर में मेडिकल सुविधाओं को देखते हुए बड़े अधिकारियों को भी बदला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की खबरें आसपास से देखते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आता। खास तौर से संक्रमण दर में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन मौतों के आंकड़े अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। आप कई कॉलेजेस में भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही कि तमाम अधिकारियों के बदलाव के बावजूद, प्रशासन के सख्त होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं जो हमें मौतों की दर कम करनी चाहिए थी या जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी वो मुहैया नहीं हो पाई? क्या कमी रह गई? देखिए, ऐसा है कि ये जो कोरोना है ये एक महामारी, सुपर महामारी है। ये युग की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें तो सारी जितनी भी आप इंतजाम करें, जो भी कर ले, सब ध्वस्त हो जाएगा, हो गया। और कोई भी यहाँ मैन पावर बदलने से मैं नहीं बिलीव करती किसी को हटाने, किसी को कि कोई और आके, कोई सुपरमैन नहीं है जो यहाँ से आप एक हटाओ दूसरा लाओ तो सब चीज संभल जाए। सब लोग जो भी यहाँ पढ़ते हैं, खास करके मैं कानपुर का जानती हूँ, वो जी जान से काम कर रहे हैं। चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे हमारे मेडिकल फील्ड में हो, हमारे प्रोविंशियल मेडिकल पीएमएस के डॉक्टर हो, सीएमओ हो, मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे जीएसवीएम हो, रामा, नारायणा, जी जान से सब काम कर रहे हैं। इसमें कोई कहीं कोई गलती नहीं कर रहा या कोई बेईमानी नहीं कर रहा, कोई यहाँ करप्शन नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर काम में हिला वाली ढिलाई नहीं हो रही है। मैं देख रही हूँ अभी डॉक्टर कमल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं पहचान रही हूँ, ये ऑफिस है इनका, ऑफिस में बैठे हुए हैं अभी भी। और ये पूरा दिन, कोई सैटरडे संडे इन्होंने एक भी नहीं मनाया। इसी तरह सबने, और क्या करेंगे? जान दे देंगे क्या? जान देने से भी अगर हो तो ये जान भी दे देंगे, अगर जान देने से कोरोना कंट्रोल हो। और आप दुनिया में देखिए, दुनिया में जो फर्स्ट वेव आया, हमारे यहाँ पर छू के निकल गया, ज्यादा हमारे नुकसान नहीं हुआ तो, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जो फर्स्ट वेव आया, वहां जो दवाई थी वो आपने मॉल में, ग्राउंड में, लॉन में, हर जगह लाश बिछे हुए थे। और हॉस्पिटल की तो ये स्थिति थी कि सारे हॉस्पिटल बंद करके लोग भाग गए या हॉस्पिटल के अंदर गए, डॉक्टर लोग भाग गए, सारे डॉक्टर, मैन पावर, नर्स सब बीमार पड़ गए थे। और उन्होंने पूरी सिटी, स्टेट, काउंटी वगैरह, स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट ही पूरा बंद किया। वहाँ एलए है, सेंटा क्लारा, सैन फ्रांसिस्को, ये सबको अलग अलग बंद कर दिया, पूरे वॉल ऑफ कर दिया। तब जाके वहाँ कंट्रोल हुआ फर्स्ट वेव। वो हमारे यहाँ सेकेंड वेव उतना बुरा नहीं है जितना फर्स्ट वेव ही सबके यहाँ था। मैं नहीं मानती कि कहीं भी कोई काम में किसी की कमी है। लोग रात दिन अस्पताल में मिलते हैं। मैं खुद, मैं नहीं हूँ अब जीएसवीएम में, दूसरे अस्पताल में हूँ, और मैं 24 घंटा मैंने भर्ती करके देख लिया। जब इतनी शॉर्टेज थी सारे अस्पताल में, मैंने 24 घंटे मरीज भी किए, उनको ऑक्सीजन भी मिला, भले एक ही पोर्ट से 4 मरीज को दिया, किसी को मना नहीं किया, भले जमीन में लेके केयर किया, मना किसी को नहीं किया, ट्रॉली पे किया, हर जगह किया, लेकिन कोई मना नहीं, कोई लौटाया नहीं गया, कहीं भी वार्ड में एडजस्ट किया गया। और जी जान से सारे डॉक्टर्स, रेसिडेंट, जितने पैरामेडिकल थे, यहाँ तक कि ईएमओ, मुझे रात दिन ईएमओ भी मिले। और प्रिंसिपल तो ने कोई छुट्टी नहीं ली, 1 घंटा खुद कोरोना से ग्रसित रहे, फिर भी जीएसवीएम के प्रिंसिपल काम करते रहे। बैंक को जब भी फोन किया मैंने भी, इन्होंने एक रिंग में फोन उठाया और जो भी व्यवस्था थी किया। वही मैं डॉक्टर किरण पांडे, जिन्होंने गायनी की पूरी व्यवस्था देखी, हमने रिकॉर्ड करके दिखाया। आज भी वो रिकॉर्ड कायम है, मैं हूँ या ना हूँ, मैं तो प्रिंसिपल थी पहले, डॉक्टर कमल बने। कोई भी मोर्टेलिटी, कोई डेथ नहीं, उस सारे प्रेग्नेंट वुमेन को जीएसवीएम ने लिया, कोरोना पॉजिटिव वीमेन को लिया और बच्चे डिलीवर करे, और सब सक्सेसफुली डेथ जिस उसी की हुई, 1-2 डेथ हुई होगी जो अनअवॉइडेबल, तो नहीं, बाकी सबका हुआ। इन्होंने अपने नंबर 2 जो डॉक्टर प्रोफेसर रीना गुप्ता थी, उनको कोविड का चार्ज दिया, और रातों रात इन डॉक्टर किरण पांडे ने
वो बहुत जल्दी में पूरा कोविड लेबर रूम, कोविड पीओपी, कोविड प्री ऑप, कोविड आईसीयू, गायनी में अलग सब बना दिया, कोविड इन्वेस्टिगेशन। ये मैं समझती हूँ किरण 1 हफ्ते में बना, और वो बहुत 1 हफ्ते के अंदर बन गया सब कुछ जो नहीं था जी। कहीं नहीं, कोई तैयारी तो थी नहीं, हम लोगों को क्या मालूम था। और सेकेंड वेव इसीलिए बहुत अच्छा हैंडल किया है जी, GHVM मेडिकल कॉलेज ने, और रामा ने, नारायणा ने, मेडिकल कॉलेजेस ने, और प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। चाहे जो नाम आप ले लीजिए, मुझे मालूम है, मैंने मरीज भेजे हमारा रात दिन। प्राइवेट हॉस्पिटल भी अगर नहीं आते प्राइवेट लोग, बहुत मौतें होती। और प्राइवेट में भी 20-30 हॉस्पिटल आके खड़े हो गए, और जो कोविड नहीं भी थे उन्होंने नॉन कोविड मैनेज करना शुरू कर दी जी। कानपुर के डॉक्टर बहुत जागरूक थे, बहुत तत्पर, बहुत ईमानदारी से कानपुर के डॉक्टरों ने काम किया। बाकी मैं नहीं जानती इंडिया में क्या हुआ। जी ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आरती, आप फील्ड में हैं, आपने काम किया, यदि आप जानकारी दे रही हैं तो हम उस जानकारी पे जरूर विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। जयपुर से हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हैं, कैलाश जी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ूंगी मैं। और डॉक्टर कमल, यहाँ पर आपके पास आऊंगी। जानकारी हमने ली है, जिस तरह से डॉक्टर आरती ने हमें कानपुर के मेडिकल हालातों के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। यकीनन आप फील्ड में हैं, आप काम यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवसाय से जुड़े कई लोग जो होते हैं, उनकी वजह से कई भ्रांतियां होती हैं, जिन्हें आपने दूर किया है, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर कमल आपसे भी मैं जानना चाह रही थी, दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब गाँव की हम बात करते हैं, गाँव की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है, ये हम सभी जानते हैं। जो डॉक्टर्स वहाँ पर होने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं है, पहले से भी संख्या इतनी नहीं है। आज के दौर में जब हम देखा जाए तो कुछ मामले सामने आए हैं जहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को लोगों का फीवर चेक करने के लिए टीम बनाकर भेजा जा रहा है। एक मामला सामने आया जहाँ पर आशा कार्यकर्ता से जब पूछा गया कि ऑक्सीजन लेवल एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है, तो वो जवाब आशा कार्यकर्ता नहीं दे पाई। गलती यहाँ पर आशा कार्यकर्ता की नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेंड ही नहीं किया गया है, उन्हें यदि भेज दिया जाए लोगों की चेकिंग करने के लिए, तो ये गलती शासन प्रशासन की होती है। क्या कहना है आपका? किस तरह से हम ग्रामीण इलाकों में जांच कर सकते हैं जब हमारे पास लोग उपस्थित नहीं है या क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं है? किसी भी समय जब किसी महामारी आपदा में जब कहीं कोई मिशन में आदमी लगते हैं तो सबसे पहले होता है उनका प्रशिक्षित होना। हमको सबसे पहले यहाँ पर भी कोविड हॉस्पिटल बने, कोविड वार्ड बने, कोविड में पैरा मेडिकल डॉक्टर 4th क्लास सब लगाए गए। तो सबसे पहले उनको पीपी किट पहनने की ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे पहनना है, कैसे उतारना, कैसे जाना, कैसे काम करना, क्या करना है। अगर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जाती हैं तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पर उनकी पंचायत लेवल है, ग्राम पंचायत है, वहाँ उनको प्रशिक्षित करना चाहिए था कि उनको देखना चाहिए कि जो हम इंस्ट्रूमेंट लिए हैं वो किस काम के लिए आता है, और जो मेजरमेंट करेंगे वो कितना होना चाहिए, उसकी रीडिंग। तो ये सब प्रशिक्षण की कमी होती है, प्रशिक्षित करके ही हमें फील्ड में जाना चाहिए। गांव देहात में उतनी जागरूकता नहीं है, और ये भी इसीलिए दिक्कत आती है कि गांव से सबसे पहले कोई दिक्कत होती है, अगर बीमारी हुई तो सबसे पहले वो अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से सलाह दे देंगे कि साहब हमको ये दिक्कत है, ये दवा चाहिए। उनके समझ में जो या दे दिया। जब पेशेंट वहाँ पर काफ़ी सीवियरिटी पहुँच जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तब वो CSC और जिला अस्पताल में पहुँचता है। वहाँ भी जब बिगड़ता है तो भेजा जाता है मेडिकल कॉलेजों में। तो कई चीज़ें स्टेप होते हैं। यही चीज़ अगर उनको जागरूकता दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, और समाज में एक जागरूकता आ जाए कि अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत होती है तो आप प्रशिक्षित के पास पहुँच जाएं। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों के यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर कम है और प्रशिक्षण की कमी है। अब यहाँ पर हर चीज इस कोरोना काल में जो लोगों ने फेस किया है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये भी किसी को नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि सैचुरेशन नॉर्मल कितना होता है, कितना होना चाहिए, कितने से कम, जब कम आता है तो हमें क्या दिक्कतें होती हैं, कौन सी जांचें कराई जाती हैं। तो ये जैसे जैसे बीता है लोगों पर वैसे वैसे जागरूकता उठी है। प्लस सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, उनके द्वारा पब्लिक के लिए पंपलेट हो, चाहे ये पब्लिक टू पब्लिक हो, माउथ टू माउथ हो, या
न्यूज़पेपर हो, समाचार पत्र हो, उनके द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई है, जो जागरूक किया गया, उसका भी काफी फर्क पड़ा है। तो हम आपके इस चैनल के द्वारा पब्लिक से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि हर चीज के बारे में अगर कोई सरकार प्लान लाती है और कोई रूल्स बनाती है, तो सबसे पहले हमारा भी कर्तव्य कि हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो लोग प्रशिक्षित हैं उनसे समझना चाहिए। हमारे अंदर कमी होती है कि हर आदमी किसी से जानकारी लेने की इच्छा नहीं रखता है, और जो देना भी चाहते तो सोचते हैं कि आप सुपर, जैसे मैम ने कहा कि अभी लोग अपने आप में काम करके और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं। ऐसा नहीं होता है। हमने भी सीखा, हमारे जो और दो लोग सीनियर फैकल्टी हैं, हमारे दोनों टीचर हैं, मेरी इसी कॉलेज की गुरु माता हैं, और मैम के द्वारा जो यहाँ पर, मैं तो OSD होके आया था, मैम के द्वारा जो बनाया हुआ प्लान था, जो उनकी टीम थी, मैंने सारी टीम को रखा था क्योंकि वो प्रशिक्षित टीम थी। उसी के द्वारा और हमने इम्प्रूवमेंट किया और लोगों को प्रशिक्षित किया, तो उसी के से हम इस मेडिकल कॉलेज को आज इस मुकाम तक पहुंचा पाए। तो हमेशा किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना ये बहुत आवश्यक होता है, और तभी हम किसी मिशन को सक्सेस कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। सरफरोश जी लखनऊ से हमारे साथ कॉलर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरफरोश जी अपना सवाल रखें आप। अच्छा, ये हमें जो है ना, ये कोवैक्सीन का लगवाया था वैक्सीन जी 14 तारीख को, फिर 30 अप्रैल को हमें कोविड के लक्षण जैसे हो गए थे। जी बिल्कुल, आपने एक डोज लगवाया था, इसके बाद क्या जानकारी आप चाहती हैं? एक डोज आप लगवा चुकी हैं? कोविड जैसे लक्षण हो गए, अब उसके बाद 4-5 दिन के बाद बुखार उतर गया, कोई परेशानी नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप ये जानना चाहती हैं कि दूसरा डोज आपको कब लगवाना है? जी क्या सवाल है आपका? आपने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद कोविड के लक्षण हैं, इसके बाद आपका सवाल क्या है? क्या लक्षण अभी भी बने हुए हैं? नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी जी नहीं बुखार आ जाता है, 99.4 बुखार आ जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर किरण आपके पास में आऊँगी। हमारी कॉलर हैं, इन्होंने कोवैक्सीन का डोज लगवाया, उसके बाद कोविड जैसे लक्षण आ रहे हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि आगे क्या करना है। बुखार इनको 99.45 अराउंड रहता है। जी डॉक्टर किरण आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें एक बार। मेरा अनम्यूट है वैसे तो। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज कब लगवाया है, क्या ये मैं आप बता सकती हैं दोबारा मुझे? जी इनकी जानकारी के अनुसार इन्होंने 14 तारीख को लगवाया है। 14 मई की बात, कोवैक्सीन की ये बात कर रही हैं, पहले कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। जी देखिए, आज 19 मई है, 14 मई को लगवाया है। जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, जब भी वैक्सीनेशन होता है तो चूंकि कुछ वैक्सीन का ही या तो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस या उससे मिलते जुलते अदर वायरस लाइक एडिनो वायरस जो एनिमल्स में मिलता है, या उसकी कोई प्रोटीन है, हमारे लिए प्रोटीन जो यहाँ नहीं है लेकिन अदरवाइज इन्हीं के थ्रू लगता है, तो कई बार उससे थोड़े रिएक्शंस होते हैं। हम लोगों ने बच्चों में भी देखा है कि जब भी वैक्सीन लगाई जाती है, DPT, पोलियो, तो कई बार वो 1-2 दिन फीवर आता है, थोड़े से बच्चे रोते भी हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर इनकी, मुझे नहीं पता कि इनकी एज कितनी है, इनकी इम्यूनिटी कैसी है, तो कई बार 2-4 दिन तक भी थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर आ सकता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करना बहुत आवश्यक है। और अगर ये परसिस्ट कर रहा है, साथ में इनको कुछ और दिक्कत हो रही है, खास क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये वैक्सीन लगवाने गई हो भीड़ में, कई बार वहां पे जो और लोग मौजूद हैं, कई बार कोई इन्फेक्टेड भी हो सकता है और ये इन्फेक्शन कैच भी कर सकती हैं, तो इनको अपना एक टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। अपनी सैचुरेशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना टेम्परेचर ये नोट ही कर रही हैं। इनको किसी तरीके की, जैसा अभी पहले डॉक्टर आरती ने भी बताया था, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही हो, खांसी जुकाम, खांसी बहुत आ रही हो, ड्राई हैकिंग कफ बहुत ज्यादा हो, किसी भी तरीके की अनकंफर्टेबल चीजें अगर उनको
नोटिस करें, और एक टेस्ट कराना, अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो करा लेना इज ऑलवेज कि वो डाउट क्लियर करता है। एक दो दिन तो रह सकता है, अगर ज्यादा दिन रह रहा है तो कराना टेस्ट का आवश्यक। जी बिल्कुल। यहाँ पर किरण जी एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी, हमारे दर्शक का ये सवाल है कि यदि किसी का कैंसर को ट्रीटमेंट हुआ हो साल भर पहले लगभग, तो क्या इस समय की स्थिति में वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? अगर उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है और वो इस समय अपना फुल ट्रीटमेंट कर चुके हैं और उनकी इम्यूनिटी मतलब वो जनरल कंडीशन उनकी ठीक है और उनको किसी तरीके की और समस्या इमीडिएट बिल्कुल लाइव प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज बेटर कि वो वैक्सीनेट करवा लें, क्योंकि जो सरकार ने भी अपने नियमों में कहा था कि जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं या जो एज है उनको तो वैक्सीनेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जरूर लगवाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर कमल आपके पास आऊंगी, और कानपुर की स्थितियों की भी हम बात लगातार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लैक फंगस अब कोविड के बाद जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इंतजाम मेडिकल कॉलेज में, GSVM मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि लोग बहुत परेशान हैं इस बीमारी को लेकर। पहले तो जानकारी ही नहीं है, दूसरी बात जिस तरह से कोविड पेशेंट के बीच में डर पहले से बना हुआ है, ऐसे में स्थिति और भी नाजुक हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी डॉक्टर कमल, अपना फोन का अनम्यूट बटन है, आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मेडिकल कॉलेज LLR हॉस्पिटल में मैंने इस ब्लैक फंगस के लिए एक कोर कमेटी गठित की है। इसमें हमारे ENT सर्जन, आई सर्जन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन और एक चेस्ट स्पेशलिस्ट, ये कमेटी इनके सुपरविजन में हम जो मरीज आ रहे हैं, आज के डेट में मेरे पास 4 पेशेंट हैं और एक डेडिकेटेड वार्ड हमने रिजर्व कर दिया है, वार्ड नंबर 9 है, जहां पे इन मरीजों को रखा गया है सभी डॉक्टरों की तरफ से। वहीं पर ENT के द्वारा इंडोस्कोपी वगैरह जांच करके वो रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट की हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी लैब है, जो कोविड लैब थी उसी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से मरीजों की जाँच हो रही है। अभी तक मेरे पास एक केस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और जिसका उपचार भी चल रहा है। तो अगर किसी को इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हैलट आए, हैलट में सारी सुविधाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे 100 वाले इंजेक्शन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं जो कोविड पेशेंट हैं और उनको ब्लैक। जी डॉक्टर कमल, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना होगा। इसी बीच कानपुर से हमारे बीच बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। इलाज के लिए गहने बेचने तक की फरियाद कर रही है पत्नी। गहने बिकवा दो पर मेरे पति की दवा का इंतजाम करवा दो। ब्लैक फंगस के शिकार लोग इलाज को मोहताज। कानपुर से बड़ी खबर। पीड़ित हर्ष के इलाज के लिए गहने बेचने को मजबूर है पत्नी। गहने बिकवा दो पर पति का इलाज करवा दो, ये कहना है पत्नी का। कानपुर में ब्लैक फंगस के शिकार लोग इलाज को मोहताज, ये खबर आ रही है। पीड़ित हर्ष के इलाज के लिए गुहार लगा रही है पत्नी दीपिका लगातार। तो यहाँ पर ब्लैक फंगस के शिकार लोग इलाज के लिए मोहताज है। ब्लैक फंगस का नया मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित हर्ष के इलाज के लिए लगातार पत्नी दीपिका गुहार लगा रही है, लेकिन इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। 26 साल की नवविवाहिता दीपिका लगातार गुहार लगा रही है। ब्लैक फंगस के शिकार पति के लिए नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन। इलाज के लिए गहने बेचने तक की फरियाद कर रही है पत्नी, लेकिन उसके बावजूद भी सही गाइडेंस यहां नहीं मिल पा रहा। पत्नी इंजेक्शन की तलाश में लगातार दर दर भटक रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है, आवश्यकता है, वो परिवार को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आप ये लगातार देख सकते हैं। अखबार में भी इसको लेकर खबर छप चुकी है। पीड़ित हर्ष के इलाज के लिए पत्नी दीपिका दर दर भटक रही है, लेकिन ब्लैक फंगस का इलाज इस परिवार को नसीब नहीं हो पा रहा। अखबार के मुताबिक साहब गहने बिकवा दो पर मेरे पति की दवा का इंतजाम कर दो, ऐसा कहना है पत्नी का। कोरोना महामारी के दौर में ब्लैक फंगस एक नया तरीका कहर बनकर लोगों पर बरस रहा है। और एक बार फिर से इस खबर के बाद रुक करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है।
डॉक्टर कमल, आपके पास ही मैं यहाँ पर आऊँगी। अभी ब्लैक फंगस की मैं आपसे बात ही कर रही थी और आपसे जानकारी लेने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच कानपुर से ये खबर आई है जहाँ पर एक पीड़िता लगातार अपने पति के इलाज के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उनका कहना है कि जिस इंजेक्शन की इलाज के लिए ज़रूरत है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या कहना है आपका, किस तरह से यहाँ पर इलाज मुहैया हो पाएगा युवती को? देखिए, ये हमारे यहाँ ये पेशेंट एडमिट हैं, इनकी बायोप्सी हो चुकी है। साइनस ईएनटी से आज इनके अटेंडेंट भी आए थे और इनके इलाज के लिए सारी दवाइयाँ चल रही हैं अभी। और रही चीज़ इंजेक्शन, जो इंजेक्शन रिकमेंडेड किया गया है उसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोटोकॉल है कि कोविड पॉजिटिव के बाद उपरांत, ठीक होने के उपरांत अगर इनको म्यूकोमाइकोसिस हुई है तो ऐसे में एक आईडी नंबर जनरेट होता है जिसपे इनके इंजेक्शन पूरा डाटा जाता है और वो दवाइयाँ चालू होती हैं। कल इनकी सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, अभी आई सर्जन भी देख गए हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर न्यूरो सर्जन, आई सर्जन और ईएनटी सर्जन के बीच में चल रहा है। और जितनी जो दवाइयाँ रिकमेंडेड, जो दवाई जरूरत पड़ रही है वो प्रॉपर दवाइयाँ इनको दी भी जा रही हैं और पेशेंट स्टेबल है, सब कुछ मेंटेन है। इनको कल सर्जरी का प्लान किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि जिस इलाज की युवती गुहार लगा रही है वो इलाज उन्हें उपलब्ध हो पाएगा? जरूर होगा, जितना पॉसिबिलिटी सारा कुछ, सारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं और इलाज करवाएंगे। जी डॉक्टर आरती, समय हमारे पास कम है लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारी तुलना हो रही है, लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? लोगों को इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपके सेंटर पे जो भी वैक्सीन लगाया जा रहा है आप चुपचाप लगवाएं। दोनों इफेक्टिव है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके वैक्सीन के बारे में काफी भ्रम फैलाए जाते हैं। आप आंख बंद करके बेफिक्र होके आप लगवाइए। ये आपकी सरकार दे रही है और आपकी सरकार आपका नुकसान नहीं चाहती, आपको भला चाहती है। आपकी सरकार है, आपका कभी भी नुकसान नहीं करेगी। आप बिल्कुल इसको लगवाइए। जी। जो भी अवेलेबल है आप लगवाइए। आपको अभी चॉइस नहीं दिया जा रहा है वैक्सीन का। जी बिल्कुल। पे जो है दोनों इफेक्टिव है, दोनों में कोई प्रॉब्लम। जी डॉक्टर आरती, मैं कहना चाहूंगी कि मैं ये सोचती हूँ कि अपील करना चाहती हूँ सरकार से कि जैसे 100 डोज 100 दवाई ये फंगस की हो सकता है, एम्फोटेरिसिन भी मेडिकल कॉलेज को दिया है। प्राइवेट में जो डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं उनको भी अवेलेबल कराया जाए ताकि वो भी जान बचाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आरती, माफ कीजिएगा, समय की कमी के चलते हमें कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार हमारे हेल्थ का कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक कोरोना से जुड़ी हर जानकारी को हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भी तमाम डॉक्टर्स ने कहा है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप उसे लगवा सकते हैं, वो आपके फायदे के लिए ही है। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का आप लगातार पालन करते रहिए। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।